नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का मुद्दा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी है और एक गालिब का शेर। इरशाद। पहले गालिब का शेर सुना। जी जी जरूर। वो आज के हालात पे बहुत मौजू होता है जी। मौजू का मतलब दर्शकों को बता दें जो बिल्कुल सटीक बैठता है। एक गालिब का बहुत बढ़िया है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। क्या बात है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी ज़ैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुदरते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। क्या कहना। और इसकी दो लाइनें अंतिम बहुत जरूरी है। उसको मैं किसके लिए कह रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं। वो हालात हाजरा पर है बिल्कुल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह, क्या बात। एक छोटी सी कहानी है सर। जी। अब किस पे है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप दर्शक लोग सब बुद्धिजीवी नहीं, हैं। आपने बहुत मौजूद शेर पढ़े हैं जी सर, आज के हालात के लिए। चाचा गालिब का है और आज बहुत बधाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पढ़ा। सटीक है आज के हालात में। सर, एक छोटी सी कहानी है, हमारे सारे दर्शक बुद्धिजीवी है और समझ जाएंगे किस पर है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लाल बुझक्कड़ की कहानी कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। एक गांव था जिस गांव के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था। तो एक रात उस गांव के खेतों से होकर हाथी गुजरा। तो जब सुबह हुई तो गांव के जितने मूर्ख, जिनको कहा जाए, अनपढ़ नहीं कहा जाएगा, अनपढ़ और मूर्ख में फर्क होता है। जी। अनपढ़ वो है जो शिक्षित नहीं है, लिख और पढ़ नहीं सकता। मूर्ख वो है जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, फिर भी बेवकूफी की बातें करता है। तो गांव में एक व्यक्ति था, विश्वगुरु टाइप का, उस गांव का विश्वगुरु था वो। तो उसका नाम लाल बुझक्कड़ था। तो जब भी गांव वालों को कोई तकलीफ होती थी तो उसके पास जाते थे, भैया बताओ इसका। तो सब गए लाल बुझक्कड़ के पास। मतलब उनके बीच वही एक विद्वान था। नहीं, विद्वान नहीं कहेंगे, लेकिन वो उनकी नजर में लाल बुझक्कड़ था। भाई लाल बुझक्कड़ का मतलब ये हुआ ना कि हर बात का वो जवाब। हाँ, वो दानिशमंद था उनके हिसाब से। तो सब गए गांव वाले, तो कहे भैया भैया खेत में हमारे पता नहीं कौन सा जानवर चल के गया है, जरा चल के देखो। तो लाल बुझक्कड़ आए खेत में, झुक के देखा, लेट के देखा, बैठ के देखा, खड़े होके देखा, उल्टे होके देखा। अच्छा, इतना तरीके से देखा। फिर थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे, फिर हंस के कह रहे तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग को पता ही नहीं। रात में हन्ना गांव में कहते हैं हिरन को। अच्छा, शॉर्ट में हन्ना, गांव देहाती भाषा में। तो उन्होंने कहा कि देखो रात में हन्ना जो है वो चकिया पैर में बांध के कूदा है। ये अन्ना के पैर के निशान है। चकिया बता दिए, चकिया क्या होती है? चकिया जिससे पहले आटा दला जाता था, आटा दाल गेहूं दला जाता था। तो तब आशीर्वाद का आटा नहीं होता था। उसकी चक्की बड़ी गोल से बड़ी होती है, गोल गोल होती है, हाथी के पाँव की तरह। हाँ, तो उसमें एक लकड़ी की खूंटी लगती थी। हमने देखा हमारे यहाँ दादी। मतलब लाल बुझक्कड़ ने ये बताया कि हिरन ने अपने पाँव में चकिया बांधी, वही कूदा है और तुम लोग बिला वजह परेशान। तो गाँव वालों ने मान लिया। तो वही स्थिति आज के डेट में देश में है। अब एक बड़ा मजेदार बात है, इंदौर मध्य प्रदेश में एक विश्व हिंदू परिषद के सर नेता है, नाम है तनु शर्मा जी। ये तनु वेट्स मनु वाले नहीं है, ये दूसरे तनु शर्मा। बढ़िया, खुद भी काले हैं, काला दाढ़ी भी हो, काला चश्मा भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, भगवा कलर का, सब कुछ काला काला। उनका काम भी काले है, अभी बता रहे हैं सर, भी बताएंगे उसके बारे में ज्यादा कायदे से। तो हिंदू राष्ट्र सेना के तहत एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो वहाँ कि लव जिहाद। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम युवक है, हिंदू लड़की के साथ मिल गया उनको, तो पकड़ते हैं, पहले मारते पीटते हैं और उनकी 3-4 सर खूबी बता दी। उनको तो वैसे वास्तव में भेजना चाहिए, पहलगाम वाले मामले में NIA से जांच लेकर तनु शर्मा को देना चाहिए और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर उनको भेजना चाहिए। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है, न्यूज लाइब्रेरी की रिपोर्ट है, आप उसको सुनिएगा, बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा देखिए हम लोग
जैसे आईबी का जासूसी है, इकाई है, रा का है, सीआईडी का होता है, वैसे उन्होंने खुफिया एजेंसी बना रखी है। अब उसमें खुफिया एजेंट कौन है? मजेदार चीज है, रिक्शा वाले, होटल वाले और पान वाले, यही 3 टाइप के हैं जो सड़क पर है। हाँ, और उनसे जब पूछा कि भाई ऐसा भी कभी हुआ होगा कि मोटरसाइकिल वालों काहे नहीं पकड़ते हो जो जाते हैं? तो कहा नहीं, हम खाली 3 जगह ढाबा बोलते हैं, कैफे में, होटल में और पार्क में और बार में। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? कहे देखो, ये चारों जगह पे भाई बहन नहीं जाएंगे, ये उनका लॉजिक है। और उनसे पूछा गया कि भाई कभी मोटरसाइकिल वालों काहे नहीं पकड़ते हो, या कभी गलती से हिंदू हिंदू पकड़ लिया हो या भाई बहन को? कहे ना, ऐसा होता नहीं, मोटरसाइकिल भाई बहन जा सकते हैं। और उनका एक सर एक और मजेदार चीज है, उन्होंने एक कार्ड निकाला है। उनका कहना ये है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो हिंदू लड़कियों को वशीकरण करते हैं। उसका बहुत बढ़िया तोड़ निकाला है। वास्तव में उनको तो अवार्ड देना चाहिए, वो पक्का मोदी जी के भक्त हैं। वो नाले के गैस से चाय बनाते थे और राडार से पता कर लेते थे उसमें मोदी की कि वो बदलवा में छुप गया है। तो उनका देखो ऐसा है, मुस्लिम लड़के करते हैं वशीकरण। तो पूछा गया उनसे कैसे करते हैं? तो कहे वो सुरमा लगाते हैं। तो हमें याद आया, सुरमा भोपाली मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश। तो कहे वो सुरमा लगाते हैं, उससे लड़कियां वशीकरण में आ जाती है। दूसरा वो जो सूट वूट खरीदती है, उसमें एक शब्द है नारेवाड़ी का भी जिक्र है, वो करना सही नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि उसका तरीका भी उन्होंने बहुत बढ़िया बताया सर। अरे बड़ा अश्लील तरीके से बात। हाँ, और उन्होंने उसका तरीका जो बताया है, वो जो पर्ची वाले बाबा है बागेश्वर धाम, उनकी आगे हम लोग बात करेंगे, उनसे भी नया तरीका। उन्होंने कहा सुअर के 2 बूंद खून पिला दो या उसके दांत को घिस के पिला दो, उतर जाएगा। ये काट बताया है। सर क्या कहेंगे ऐसे मूर्खों पर? पुलिस, और सर उनको 2-2 पुलिस गार्ड मिले हैं। उन्होंने कई लोगों पे फर्जी एफआईआर करवा के जेल भिजवा दिया, जीना हराम कर दिया। एक वो चूड़ी वाला था पिछले साल, आपको याद है? उसके साथ जो हुआ था वो भी इन्हीं जनाब ने किया था। उनके साथ एक वकील साहब, हाँ वकील साहब भी है, नायडू साहब। उनका और मजेदार इंटरव्यू उसमें, वो कहते हैं कि जिससे पूछा गया कि भाई आप लोग पुलिस से नहीं डरते? कह रहे हैं पुलिस आएगी तो कचहरी में उनको भी पीट देते हैं। उन्होंने कहा पुलिस को भी पीट देते हैं। क्या कहेंगे सर ऐसे मूर्खों के बारे में? अब देखिए, इसमें जो है वो देश के अंदर ऐसा माहौल है, जब से भाजपा सरकार केंद्र में पूरी अपनी ताकत से आई है, तो ये सारे संगठन पहले उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। उन संगठन का नाम भी उतना नहीं था। तो अब लोगों ने भगवादारी गमछा बांध दिया और हिंदू संगठन, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, विश्व सेना, बजरंग दल, ये सब है। ठीक है, उनको करना चाहिए, धर्म के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये, जिनका नाम आप ले रहे थे, तनु शर्मा, हाँ शर्मा, ये बता रहे हैं कि बाकायदा मदरसे में और मस्जिदों में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है मुस्लिम बच्चों को घरों में कि हिंदू लड़कियों के साथ इस तरीके का आप वो करो। मैंने तो आज इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं ऐसा होता हो। लेकिन बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं कि और इसमें जो है उनको एक तरीके का सुरमा बना के दिया जाता है। और सुरमा उन्होंने क्या लॉजिक बताई वो यहाँ आप बता पा रहे हैं ना, मैं बता पा रहा हूँ। जो बताना सही नहीं है, जो बता रहा है बहुत ही अश्लील और बहुत ही गंदी बातें बता रहा है कि उसका सुरमा लगा के जाते हैं, लड़की का वशीकरण कर देते हैं। तो अब वो वशीकरण की काट बता रहे हैं कि वशीकरण की काट ये है कि मुसलमान जो है वो सुअर से भागता है। उसके लिए सबसे गंदा मलिश जानवर, नजीस जानवर, अपवित्र, बड़ा रिसर्च करके लाएंगे। हाँ वो, हाँ इसीलिए मस्जिदों में भी जब भी बात आती थी कि मांस फेंक दिया सुअर का, यानी मस्जिद अपवित्र हो गई और मुसलमानों का सब गड़बड़ हो गया। तो उसने कहा कि ये 2 बूंद अगर सुअर का पानी में घोल के लड़कियों को पिला दिया जाए तो वशीकरण से 3 दिन में निजात मिलेगी। वो तो वैद की तरह बताया 3 दिन में निजात भी मिल जाएगी। और या फिर सुअर का दांत अगर कहीं मिल जाए तो उसको गला के पीस करके उसका घोल पिला दीजिए। तो खैर बहरहाल वो ये सब बातें कर रहे हैं और इस वक्त उनका सरकार, वो उनके दावे के मुताबिक उनका पुलिस और सरकार साथ दे रही है। हाँ, और उसमें और इतने भी वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ 100 वकील, कितने वकील हैं जो 5000 कार्यकर्ता है। और एक मजेदार बात सर उन्होंने बताई जो हमको भी नहीं पता, हमारे पिताजी को भी नहीं पता होगी, कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पुष्पक विमान का जिक्र किया है। ये जीके का क्वेश्चन है, यूपीएससी में हम चाहेंगे अगली बार सवाल रखा जाए तनु शर्मा जी के नाम से।
और दूसरा वो बता रहे हैं कुछ पन्ने उसमें अदृश्य कर दिए गए संविधान आदेश में, कर दिए, हटा दिए गए। मतलब हटा दिए गए हैं। ये नई बात बताई, ये हमें लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं पता होगी, जो तरुण शर्मा को पता है। ऐसे महान आदमी तो ऐसे। इस तरीके से जो कर रहे हैं, देखिए इसे एक मानू माने सर चले थे। हाँ हाँ सही बात है। लग रहा था कि सारा जो है सनातन धर्म का ठेका इन्हीं के पास हाँ। है और ये सब ठीक कर देंगे। आजकल तो दौर चला है सर। हाँ, तो अब ये कर रहे हैं। एक अभी अब हम लोग अब जिक्र उनको करेंगे। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लड़कियां इस वक्त पति की मर्डर कर रही हैं, कोई सांप रख दे रहा है, कोई प्रेमी से मिल के करा दे रहा है, कहीं कहीं डर से लड़के वो अपना सब करा दे रहे हैं। समधी के साथ भागा जा रहा है, हाँ, दादी दादी पोते पोते। लेके तो जाके रही है। उस समाज में उन बुराइयों को देखने से ज्यादा वो इस बुराई इसको बुराई समझ के पीछे लगे हैं। हाँ, एक चीज उनसे एक और सवाल पूछा गया था कि मान लो मुस्लिम हिंदू लड़का हाँ है हाँ हाँ और मुस्लिम लड़की है, हाँ अब वो भाग जाता है तो आप क्या कहें? तो कहें नहीं नहीं वो तो घर वापसी है। हाँ, ये कहा उसने, गजब। उससे पूछा उसने कि अगर मान लीजिए कि आपने होटल में छापा मारा और वहां पर बजाय मुस्लिम लड़के के और हिंदू लड़की के वहां पर मुस्लिम लड़की मिली, हिंदू लड़का मिला, तो क्या आप करते हैं? उसमें कहना भाई उर्दू तो वो तो घर की वापसी है, वो तो बहुत अच्छा केस पकड़ और लिया। आरएसएस का नाम लिया पकड़, उनकी हाँ आरएसएस उन्हें सहयोग करती हाँ है। हाँ। बहरहाल ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज्यादा तवज्जो नहीं देनी अब सर चाहिए। एक बड़ा गंभीर मामला है, हमारे देश में क्या इतिहास परोसा जा रहा है, इस पर कभी सोचिएगा। और हमें लग रहा है आने वाली जो 100 साल के बाद की पीढ़ी होगी, तो जैसे आज लोग नेहरू को गालियां दे रहे हैं आज के युग के, नेहरू को, गांधी जी हाँ को, सभी ऐसा पीछे कुछ मुकर- और भी होगा, कहना सही नहीं है सर। एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की किताब से पूरा दिल्ली सल्तनत मतलब पूरा मुगल काल हटा दिया है। उसके यहाँ क्या ऐड किया है? महाकुंभ। बहुत अच्छी चीज है, महाकुंभ करना चाहिए, बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन अगर महाकुंभ आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें आपको यह भी जिक्र करना चाहिए कि महाकुंभ हादसे में कितने लोग मरे, उनका एग्जैक्ट फिगर क्या है। महाकुंभ हादसे के दौर के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितने लोग मरे और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे। 3 महीना हो गया योगी जी ने बनाया था जांच कमेटी, आज तक पता नहीं है उसका क्या हुआ रिपोर्ट का, इसका भी जिक्र करना चाहिए। जब वो दिल्ली सल्तनत हटा रहे हैं तो इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को यह भी करना चाहिए। जेडी विंस आए थे, उपराष्ट्रपति 4 दिन ऐश करके गए हैं, ताजमहल फोटो खिंचा के बीवी बच्चों के साथ, मोदी जी उनके बच्चों को गोदी में खिला रहे थे। तो अब उनको ये करना चाहिए भारत सरकार को कि कोई भी विदेशी राजनयिक आए हमारी देश की धरती पे तो ताजमहल देखने पर बैन कर देना चाहिए। ताजमहल मत दिखाओ, वो मुगल काल का बना है। शक, हूड़, कुशाड़, इनकी जितनी चीजें हैं वो अच्छी चीज है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप उनके खदारों पे ले जाइए, कहिए वहां जाके फोटो खिंचाओ, ना लाल किला दिखाए, ना भूल भुलैया, ना कुछ नहीं, कुछ मत दिखाइए। आप शक, हूड़, कुशाड़ के जहां जहां रहा हो किला उसको दिखाइए। ताजमहल पे तत्काल बैन लगाना चाहिए कि ताजमहल पे कोई राजनयिक का फोटो नहीं खिंचाएगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये प्रयास तो बहुत दिनों से हो रहा है, आरएसएस की कोशिश रही है कि पहले बहुत सारे पाठ्यक्रम थे जिसमें एक बालक की कहानी थी जो मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी, ईमान को लेकर के या उनसे लेकर के। ईदगाह की कहानी थी मुस्लिम कल्चर को लेकर के। ऐसे ही बहुत सारे सबक हुआ करते थे हिंदी उर्दू की किताबों में जो कॉमन हुआ करते थे। और उसी तरीके से राम जी की पूरी कहानी थी, अयोध्या का पूरा जिक्र था, सीता जी का पूरा था कि कैसे वो पैदा हुई और कहाँ मिली और कैसे हुआ सब। मतलब पहले हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के इतिहास को पढ़ाया जाता था कि बच्चे जो है बचपन से ही जान लें कि भारतीय इतिहास क्या रहा है, भारत में कब कब क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो वो ऐतिहासिक हैं। अब उसमें मुगल कालीन, अब इस वक्त जो है सारी दुश्मनी इस्लाम को देख करके लोगों को समझ में आती और है। उसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं सर, एक मेक इन इंडिया और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत अच्छा, स्वागत योग्य सर। लेकिन इसमें एक चीज है, मेक इन इंडिया फ्लॉप हो चुका है, इसका भी जिक्र उसमें होना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आप पाठ उसमें रख रहे हैं तो आप उसमें हाथरस, निर्भया कांड, एकता कांड, जितने कांड हुए हैं, मणिपुर का जिक्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए वहां? निवास करके कारगिल के योद्धा की पत्नी घुमाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वो भी शामिल होना चाहिए था। वो उन्नाव वाले थे सर, जो माननीय विधायक जी थे सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, उनका भी जिक्र होना चाहिए इसमें। अब देखिए बच्चों को मतलब पाठ्यक्रम वो पढ़ाया जाता है कि वो अपनी तारीख, अपने इतिहास को, अपने दोनों पहलू पढ़ाइए, अच्छाई भी दे दे, बुराई भी बताइए। तो भाई वो देखिए अंगुलीमाला की कहानी थी अंग्रेजी में, अंगुलीमाल वाली थी, अंगुलीमाल वाली थी। गौतम बुद्ध, साक्रेटिस का पूरा किस्सा था
कि कौन थे क्या थे, तो उस तरीके से बचपन से ही आदमी जान जाता था। लेकिन आज पंडित नेहरू की इंग्लिश में चिता गंगा, हाँ मर्सी एक था, हाँ विलियम शेक्सपियर का बिल्कुल। पोएम थी। तो अभी आज आपका वो है कि आप ये कह रहे हैं कि हम मुगल कालीन सारे सब्जेक्ट वो हाँ विषयों पूरा को हटा देंगे। दिल्ली सल्तनत तो साहब। जो आपने कहा कि भाई मुगल कालीन अगर कलंक और वो नजर आता है आपको, गुलामी का प्रतीक नजर तो आता है, तो ताजमहल मत उसको घुमाइए आप, मत घुमाइए, उसका नाम बदल दीजिए, कुछ अच्छा सा रख दीजिए। तेजो महल है। हाँ भारतीय वो कर दिए, पुरातत्व विभाग से जोड़ करके उसमें कुछ नाम कर दीजिए, वो घुमाइए। तो बहरहाल ये है कुल ले दे करके कि इतिहास और बच्चे जो जानते थे अब वो आगे नहीं जान पाएंगे। और जानने वाले सब महा कब जान पाएंगे। महाकुंभ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं, बचपन से उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पता है उनको, पता और है। किसी एक धर्म की और नहीं, हिंदू ये कि मुसलमान सब जानते हैं ठीक है, सर। उसके महत्व को लेकर के पाठ्यक्रम में होना चाहिए, बहुत जरूरी बा है। लेकिन ये कि जैसे आपने कहा अगर आप उसका इतिहास ही पढ़ाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी घटनाएं जो होती हैं उसका जिक्र भी हो कि महाकुंभ कब शुरू हुआ, हाँ सर बहुत लोगों को ये नहीं पता कौन होगा। था, हाँ कौन सी किसकी हुकूमत थी जिसमें इतने लोगों की जान भी गई, ये सब भी आता है ना, हाँ, ये सब भी तो बहुत बयान लोग होता यही है। नहीं जानते हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ वो 1 महीने का कल्पवास करके आए थे उस महाकुंभ में। मैं महाकुंभ में हो के आया हूँ, कवर करके आया हूँ। जिस अक्षय वट के पास उन्होंने कल्पवास किया था उस जगह हटा दी गई है सर। तो ये कि आज आप पाठ्यक्रम बदलिए भाई, आप अपनी शिक्षा नीति आपने जैसी बनाई उसके अनुरूप ले आई, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी चीजों से बच्चे वंचित रह जाएंगे। एक सर बड़ा अजीबो गरीब मामला पता चला है, आम का सीजन आ रहा है। जी। एक बार हमको याद है हमारे अक्षय कुमार हैं फिल्म एक्टर, तो मोदी का इंटरव्यू लेने गए थे। आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, छील के हाँ। खाते हैं कि फल के खाते हैं। तो अक्षय कुमार जी के नाम पे एक नया कांड हो गया है, जिसे पीआईबी ने उसका खंडन किया, फैक्ट चेक ने, कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक वो चल रहा है। तो अक्सर ये मामला ये है कि 1 रुपए का डोनेशन का एक विज्ञापन निकला कि अक्षय कुमार की सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात माना है, और एक अकाउंट नंबर दिया गया है कि 1 रुपया आप डालिए इस अकाउंट में। वो अकाउंट भी सही है, इसको पीआईबी ने भी माना है सर। वो बनाया अकाउंट इसलिए गया था कि जो सेना में है, जो कहीं चोटिल हो जाते हैं गंभीर रूप से, या उनके परिवार की मदद के लिए। क्या कहेंगे, ये आपदा में अवसर कौन ढूंढा के लाया। देखिए ये यहाँ पर भी इंटेलिजेंस सेक्योरिटी की ही बात कही जाएगी ना। जी आपके खिलाफ कोई उस पर आती है सोशल मीडिया पर, फौरन गिरफ्तार हो जाता है। हाँ। और यहाँ वो फ्रॉड कर रहा है आदमी कि आप जो है इस वक्त जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं उनकी मदद में, और सेना को सशक्त करने के लिए सरकार की मदद करिए, तो इसमें 1 रुपए का भी चंदा स्वीकार है, 1 रुपए भी करेंगे, आप जितना भी करिए उसमें 1 रुपए से लेकर के आपके ऊपर है कि चाहे जितना आप करें। तो अब उसमें जो खाता दिया गया वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है कि, लेकिन वो तो खाता था कि इसमें जो सैनिक परिवार जो उसमें उसका शिकार होते हैं हादसे का, या उसका बीमार पड़ते हैं या शहीद होते हैं, उनकी मदद के लिए फंड है। तो उसी फंड के नाम से आपने जो है फर्जी करा दिया मैसेज, अब हर आदमी के पास मैसेज जा रहा है। फिर जब ये पता चला कि कोई गलत आदमी जो है फेक मैसेज दे करके ये गुमराह कर रहा है, तो फौरन उस पर ये मैसेज डाल दिया गया कि अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दें। लेकिन ये बताइए ये कैसे संभव है। आप मतलब बैठे बैठे लोग कर ले रहे हैं और आप सब कुछ हो रहा है, कितने लोगों के साथ धोखा हो रहा है इस तरीके से। एक सर नया मामला आया है, एक नेहा सिंह राठौर हैं, बहुत यूपी में का फेमस है, गायिका है। तो उनके खिलाफ एक लखनऊ के ही गुडम्बा वुडलैंड पैराडाइज के निवासी हैं कवि अभय प्रताप सिंह निर्भीक, ये भी हमें लग रहा है राज्यसभा खोज रहे हैं, जैसे वो खोज रहा है। क्या नाम है उसका, तो पहले चमचा था उनका केजरीवाल का, कुमार विश्वास, अरे बहुत से कथा बांट रहा है। एक सोशल मीडिया पे एक पत्रकार के लिए भी किसी ने लिखा है, कोई अग्निहोत्री है क्या, कि भाई तो बड़ी लंबी लाइन है। अब उन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बीएनएस की धारा 10 और आईटी एक्ट की धारा 1 में एफआईआर दर्ज कराई। अब उनका आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने देशद्रोह का काम किया है, और नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनके अकाउंट में जो है कुल 519 रुपए हैं। और नेहा सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर अगर दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अब उनका आरोप है अभय सिंह का कि उन्होंने देशद्रोह किया है, एफआईआर हो गई है। अखिलेश यादव ने भी आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अब आपको याद होगा सर, 3 दिन पहले भारत सरकार ने कहा था पाकिस्तान के जितने भी सोशल साइटें हैं उनको बैन कर दिया गया है। एक हमने भी आपको भेजा था, उसमें उनको लिखा था अगर भारत
सरकार क्या कर रही है प्रभु हे भगवान, मतलब इनके कहाँ चरण जाके बंधन करें, इनका पी के धो के पिए पैरवा। अगर आपने सब बंद कर दिया था तो नेहा सिंह राठौर का यही तो आरोप है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड ने उनके बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से यूज किया है। तो भारत सरकार इतनी लचर हो गई है, 6 दिन हो गया अभी तक आतंकवादियों को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इतना मोदी जी हमारे बताते हैं कि हम राडार पकड़ लेंगे, वो आसमान में अगर छुप जाके चले जाओ, क्या कहेंगे सर ये क्या कौन सी सियासत है? अब देखिए इस सरकार में तो आप देख रहे हैं कि सरकार को जो पसंद नहीं आता या तो उसका घर बुलडोजर गिराता है, वो कहावत या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब ये जो नेहा सिंह हैं, ये नेहा सिंह राठौर जो है ये तो गायिका हैं और इन्होंने यूपी में काबा पूरा गाना गाया। इनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है, पुलिस का कई एफआईआर हो चुकी कई है। एफआईआर हो चुकी है। लेकिन अभिव्यक्त की आज़ादी सभी को, अच्छा ऐसी बात कह देना कोई बहुत बड़ा गुनाह। अब बहरहाल सरकार है, उसको कैसे ले रही, पुलिस ने कैसे दर्ज किया, किन धाराओं में क्या किया है, ये देशद्रोह हो गया है। अगर कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री देश के मालिक हैं, मुखिया हैं और उनको संरक्षक हैं, उनको बताना पड़ेगा और कि ये कैसे 2014 हमला पहले होगा। मोदी जी भी तो ये सब बात करते हाँ थे। खुद कह, अरे उनकी पूरा वीडियो दिखाया जा रहा है, जब कह रहे हैं अब चुप है, कि भारत पर जब कुछ होता था तो तुम भाग जाते थे अमेरिका के पास। एक हफ्ते से अरे भाई ये कोई आवाज बात नहीं है? निकल रही है मोदी अमेरिका की। जाके रो रहे हो तुम, तब कांग्रेस की हुकूमत होती थी और लोग ताली बजाते थे। आज वही लोग इनके अंधभक्त बने हुए हैं। सर एक राजस्थान का बड़ा दिलचस्प मामला है, कांग्रेस इस समय 2 दिन से वहाँ संविधान बचाओ की सभा कर रही है। तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे। तो उनके जाने के कुछ देर पहले ही राजस्थान में अलवर के पूर्व विधायक थे ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने, आपको याद होगा, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, जो दलित वर्ग से आते हैं, वो मंदिर गए थे, उसको गंगा जल से धुलवाया था। मतलब ये देश में हो रहा है। एक तरफ आरएसएस कह रहा है कि सब मंदिर एक, कुआं एक, शमशान एक, मोदी जी अलग बताते हैं, ज्ञान देते हैं, और रविशंकर प्रसाद बताते हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। यहाँ ये हो रहा है, अखिलेश यादव जी के साथ भी हुआ था कन्नौज में, मुझे याद है। हाँ हाँ, अरे उनके यहाँ उनका नहीं हाँ, धुलवाया था। धुलवाया था। हाई कोर्ट के जज साहब ने भी जल्दी कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री पद से हटे ये, तो इनका जहाँ रहते थे वो भी धुलवाया, हाई अखिलेश यादव का। कोर्ट के जज साहब ने भी किया था, वो चैम्बर धुलवाया था अपना हाँ भी, जल्दी ही। हाँ, तो बताइए तो ये सर तो क्या कहेंगे इस पे सर? अब ये कि मतलब आप एक तरफ से सनातन की बात करते हैं कि ये सनातन, हर शख्स जो है सनातन, हर व्यक्ति सनातन का आदर करे, संस्कार माने उसका, और हर की समाज में जो है वो उसके लिए लड़े। अभी लड़ाई ऐसे तो नहीं लड़ी जाएगी कि भेदभाव हो, पता चला कि आप दलित हैं तो आपके साथ इस तरह का बर्ताव हो कि आप मंदिर जा नहीं सकते, और मंदिर चले गए तो मंदिर धो के अपमान कराया जाएगा। बहरहाल आज बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कारण बताओ, नोटिस दिया था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि शायद पार्टी से हटाए गए हैं या निकाल दिए गए, निकाल दिए गए। आधिकारिक तौर और पर आज निकाल दिए गए। वहाँ उन्होंने उसको उल्टा सीधा खूब बोला। खड़गे जी भी वहाँ गए हैं, तो वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। तो बहरहाल इस नहीं, वो तरह तो राजनाथ सिंह बहुत पहले बताए हैं कि उनके यहाँ माफी मांगने हैं और वो इस्तीफा देने की संस्कृति नहीं है, वो उनके यहाँ ही नहीं है। अच्छा, वो पेवर गुइया पत्ता है। वो दूसरों से मांगते हाँ थे। बस, एक्चुअली उनका चुनाव निशान कमल है। कमल के बारे में एक रोचक चीज बता दें सर, हाँ। कमल का जो पत्ता होता है, कमल क्यों नहीं सड़ता है पानी में, इसमें किसी ने नोट नहीं किया होगा। कमल के पत्ते पे पानी नहीं रुकता है। अच्छा हाँ, अच्छा तो उसको आप समझ लीजिए कमल का पत्ता मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो पार्टी है, ऐसी है। चिकने घड़े की तरह। हाँ, एक सर बहुत इन सबके बीच में बहुत पॉजिटिव खबर है और बहुत अच्छी खबर है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था, जो पंचर बनाते हैं वो कांग्रेस की बदौलत बनाते थे। मुसलमान आज पंचर बजाने पे मजबूर उसके लिए है जिम्मेदार क्योंकि कांग्रेस है। कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला, तो 998 रैंक जो है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक है मकबूल अहमद, उनका लड़का है इकबाल जी, पीसीएस रैंक के वो हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उस समय, लेकिन उन्होंने यूपीएससी में 998 रैंक तक हासिल की है इकबाल अहमद। हाँ, पंचर उनके पिताजी भी बनाते थे, 2 साल से बीमार चल रहे हैं, हालांकि अब वो नहीं बना रहे हैं। अरे नहीं, साइकिल की दुकान किए रहे होंगे, पंचर बनाते रहे। मोदी जी को भी ये पता नहीं खबर पहुंची होगी, क्योंकि यूपीएससी मामला मोदी को पता होगा। हो सकता है जो उन्होंने बयान दिया था पंचर वाला, उसके बारे में पुनर्विचार करें। क्या कहेंगे सर, पंचर बनाने वाला ही हो सकता है? नहीं, जब चाय बनाने वाला, वो भी फर्जी चाय बनाने वाला, जो जिस स्टेशन पे वो जब चाय बनाते थे, तब उस स्टेशन पे मालगाड़ी के अलावा कोई गाड़ियां नहीं रुकती थी।
हमारे विश्वगुरु ने तो ये भी कह दिया था, उनके पास उस जमाने में वो डिजिटल कैमरा था, ईमेल तब यूज करते थे जब ईमेल नहीं किया था भैया। तो उनका तो छोड़िए, हरिकथा अनंता, तो वो तो है नॉन बायोलॉजिकल, क्या कहेंगे सर? अब वो देखिए, इसमें जब ये वक्फ विधेयक आया संशोधन करके, वक्फ बिल पास कर रहे थे, तो इनको कुछ ना कुछ तो कहना था प्रधानमंत्री जी को। तो आरोप लग रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ जो है ये बिल लाया जा रहा है, और इससे जो मुसलमानों की अस्मिता का सवाल है, सारा उनका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, कब्रिस्तान का इसका उसका वक्फ संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। तो उसके बचाव में इन्होंने कांग्रेस को करते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस के दौर में मुसलमानों का इतना शोषण किया गया कि उनके लिए कांग्रेस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, पंचरे बनाने वक्फ से भी उनको कोई फायदा नहीं मिला, और वो पंचर बनाने वाले हो गए, यानी उनकी किस्मत में पंचर ही बनाना रहा। आज भी वो पंचर ही बना रहे हैं। अब हम वक्फ कानून लाएंगे तो उनको बेहतर हो देंगे। तो अब कहा, लेकिन वह पंचर बनाने वाले लड़का आईएएस है, और जाने कितने आईएएस हो चुके हैं सर। मैक्सिमम हमने देखा जो टॉप पे पहुंचते हैं वो मैक्सिमम जो लोग हैं आर्थिक तंगी से होकर ही और उनके इस बयान की बड़ी निंदा हुई थी चारों तरफा मुसलमानों में। इकबाल के 3 भाई और आपने ये कैसे कह दिया कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं? अब इकबाल के 3 भाई और हैं जो पेंटर हैं, कि प्रारंभिक शिक्षा मेहनावल से हुई है और बाकी उच्च शिक्षा जो हुई है वो हमारे आदरणीय योगी जी के गोरखपुर से हुई। बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, फिल्म स्टार हैं, तमाम मुस्लिम तमाम और क्षेत्र में हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, कारोबार है। अब आप भाई वैसे तो दूसरे समाज के लोग भी पंचर बना रहे हैं और लुटिया ठेलिया खींच रहे हैं, तो उनका नसीब आप बिगाड़ रहे हैं। अब एक सब बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। एक हमारे यहाँ वो पर्ची वाले बाबा हैं, उनको फराडी मैं कहता हूँ, बहुत लोग नहीं मान कहते हैं, बहुत उन पर श्रद्धा होता है, आस्था की बात है। वही पत्थर होता है, इससे आप चटनी भी पीसते हैं, वही पत्थर होता है, इससे मानो तो शिव नहीं तो पाथर। तो अपने वो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। अब वो कह रहे हैं कि सेना को सह शक्तियों के साथ बालाजी की शक्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए मैं खुद सेना का साथ देने को तैयार हूँ। रक्षा मंत्री से बात करूंगा राजनाथ सिंह जी से। क्या कहेंगे इसे जाहिर बाबा? अरे भैया, ये बादल में राके राडार छुपाने वाली बात कर रहे हैं। ये असल में एक जमात चल गई है 2014 के बाद। एक शाखा नहीं होती है, शाखा मतलब ब्रांच किसी भी चीज की, तो ये मूर्खों की ब्रांच है। तो ब्रांच सब ब्रांच जैसे बैंक है मान लीजिए, तो क्या ये मंत्र अंतर पढ़ के बताएंगे कि ये पढ़ के फूको ये भस्म हो जाए? जैसे पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते थे कि वो सेना आई और धुआं उड़ गया, फौज भाग गई। तो क्या ये मंत्र, क्या मतलब ये सेना की क्या मदद करेंगे? मतलब सेना की किस तरह? बाबा ये कह रहे हैं, जो इंटरनेट पे वीडियो वायरल है उसमें बाबा कह रहे हैं कि अब हम राष्ट्रहित में भी अपना सहयोग देने जा रहे हैं। मतलब लोग फाइनल कर दिया, ऐलान कर दिया। अच्छा। मोदी जी चाहे ना चाहे लेकिन वो करेंगे। हमें करना है सहयोग तो करना ही करना है। सेना मांगे ना मांगे, सेना के लिए वो सलाहकार जिसे नहीं होते हैं, वो सलाहकार हो गए बिना मतलब राय बहादुर जिनको कहा जाता है। तो सेना को चाहिए कि सैन्य शक्तियों के अलावा हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का भी लाभ उठाए। हनुमान जी का नाम वो तनु शर्मा भी कर रहा था इंदौर वाला। हनुमान जी बेचारे, हमारे कार्यकर्ता हनुमान जी बन के काम करते हैं, हनुमान जी बन के काम, किसी को पीटते हैं तो हनुमान जी होंगे, वो भी अपनी किस्मत पर रो रहे होंगे। हम खुद सेना का साथ देने को तैयार हैं। हम ऑफिशियल अधिकारी तो नहीं बन सकते सेना में, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने माना कि मैं जाहिल हूँ, जो कि है वो, चलिए एडमिट तो कर लिया उन्होंने, लेकिन अपनी शक्तियों से सेना को गुप्त जानकारी मुहैया करा सकते हैं। गुप्त जानकारी वो जो राव आई भी नहीं करा पाती। वो कह रहा था वो रिक्शा वाले, होटल वाले, पान वाले को, हाँ, वो तनु शर्मा के पास भी एजेंट है। और ये हम तो कह रहे हैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, खासतौर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे आदरणीय है, पिता तुल्य है। मैं उनको वीडियो भेजूंगा, पर्सनली उनको जरूर भेजूंगा कि भैया एक तनु शर्मा इंदौर को बुला ले वो, और एक बुला ले बाबा केशवर धाम। ये जो 3 बजे अभी मीटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री साहब सुबह कर रहे, कोई मतलब नहीं। छोड़िए सेना पीना काहे चक्कर में फंसे हैं, सेना के चक्कर में। ये दो महापुरुष हैं अपने पास कलयुग में, 21वीं सदी में। मुखबिरी किस तरह से करेंगे, क्या देंगे गुप्त? और ये आगे कहते हैं सर, आने वाले वक्त में कहाँ कौन सी घटना हो सकती है उसे जानने के लिए सेना को हमारी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। मतलब ये नजूमी बनेंगे, हाँ, भविष्यवाणी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन्हें ये जानकारी गुप्त तरीके से बताएंगे, क्योंकि खुलकर बताएंगे तो कोई हमें ही उड़ा जाएगा। मतलब डर है बाबा को कि नहीं कि मार दे, ये भी डर है। बाबा सोच रहे हैं कि अगर हमने ये ऐलान कर दिया कि हमें मालूम है कौन सा देश अब कहाँ क्या करने जा रहा है, तो हमें उठा न ले। अरे तो भैया अपने बारे में पहले जानकारी कर लो कि तुमको कौन उड़ाने जा रहा है।
हम अब देश हित में भी काम करना चाहते हैं ताकि राष्ट्र का भला हो। मन की बात बता देने भर से देश का भला होने वाला नहीं। यानी वो मोदी जी पे भी उंगली उठा रहे सर, कह रहे मन की बात बता देने भर से देश का भला नहीं होगा। आप समझ नहीं पा रहे। अभी मोदी जी जब उनके यहाँ आए थे प्रधानमंत्री पर भी हमला कर दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने, तो उनको अपना छोटा भाई बता के गए थे, सगा छोटा भाई में समझे। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? ये तो अफसोसनाक है, ये नमूने जो हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी की मन की बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि मन की बात कर देने से नहीं भला होगा, बल्कि देश में सेना के साथ जो है आपको गुप्त जानकारी, गुप्त वो करके मदद करके देश को सशक्त बनाना है। अब वो काम मैं करूंगा। अभी इसमें एक सर तीसरा किरदार है। इसमें देश में महान महान लोग हैं। हमारे पास 3-4 नमूने हैं। जैसे अकबर के जमाने नवरत्न थे, तो इसमें हमारे बादशाह के पास भी नवरत्न है, एक नवरत्न और है, वो भी बहुत बड़े नवरत्न है, निशिकांत दुबे आजकल रोज चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने नया सिगुफा किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट के रह रही हैं। अरे हाँ, और वो उनसे आज क्यों बता रहे हैं? और सुनिए, ये आज क्यों बता रहे हैं? उनसे सबसे बड़ा खत्म, मतलब भारत सरकार को नहीं पता है, गृह मंत्रालय को नहीं पता है, आईबी को नहीं पता है, खुफिया विभाग को नहीं पता है, किसी प्रदेश की सरकार को नहीं पता है, और 5 लाख पाकिस्तानी रह रही है। अब उसको हमने फैक्ट चेक किया ग्रोक में। ग्रोक अंकल सही बताते हैं। ग्रोक ने उनके दावे को पूरी तरह से नकार दिया है, कहा है आधारहीन है, तथ्य से परे है। 5 लाख महिलाएं नहीं है, कुछ है। क्या कहेंगे? शादी ब्याह हुआ तो होंगी। सवाल है कि 5 लाख महिलाएं अगर पाकिस्तान की हैं तो पाकिस्तान से आने वाले रिकॉर्ड होगा ना भाई, वीजे पासपोर्ट से आए होंगे, तभी तो वो पाकिस्तान कहलाने के, पाकिस्तानी महिला कहलाने का मतलब पाकिस्तान की नागरिक। हाँ। और पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आएगा, भारत आएगा, इंडिया आएगा, तो उसका बाकायदा वह इंदिराज होगा। यहाँ साहब 1 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख बड़ी आबादी हो, बहुत बड़ी आबादी। ये खाली पैनिक क्रिएट करने के लिए कि भरम फैलाओ, इस वक्त अंधी चल रही है। नमूने हैं, अब नमूनों को, अब एक वो तनु शर्मा हो गया, वो पर्ची वाला बाबा हो गया, निशिकांत दुबे हो गए, ऐसे कई नमूने। अच्छा, आपको आज 5 लाख पता चल रहा तो आपने पहले क्यों नहीं तो केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि साहब 5 लाख महिलाएं फालतू यहाँ रह रही हैं, जासूसी हो जाएगी, जल्दी से गिरफ्तार कराइए। उनकी डिग्री पे मुकदमा चल रहा है। अब आज आप इसको बोल रहे हैं, यानी माहौल को गर्म करने की हर कोशिशें की जा रही हैं। हाँ। तो चलते चलते 4 लाइन का इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि सन 62 में जब चीन से युद्ध भारत हार गया था, तो 1965 में चीन ने एक लेटर लिखा और उन्होंने भारतीय सेना पर एक आरोप लगाया कि हमारी 800 भेड़ें और याक भारत ने चुरा ली है। अच्छा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया, उससे चीन का चेहरा दुनिया ने देख लिया। आज के दौर में ये कहानी मैं छोटा सा इसलिए सुना रहा हूँ कि जो चल रहा है आज के डेट में ना, धर्म, नफरत, प्रधानमंत्री सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, देश के नाम संबोधन नहीं करते हैं, जो वन वे कम्युनिकेशन हो गया है ना, विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, इसके लिए वो अटल जी की पार्टी है, अटल जी ने बनाई थी वो पार्टी। नहीं, आपकी 1 मिनट बात काट रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर। जिस वक्त अटल जी देश के बड़े मतलब लीडर बन के और ज्यादा उभर गए थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे जी, तो जब ये उससे पहले ही से बीजेपी जब संघर्ष राम जन्मभूमि का करने लगे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही मतलब दुखी होकर के कहा था कि मंदिर बने, मंदिर जरूर बने, देश में मंदिर जरूर बनना चाहिए, लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बहुत सही आपने कहा। तो भारत माँ का मंदिर आज कौन तोड़ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग। तो वही तो थे, अटल जी ही के ये शब्द थे जिसको पूरा मुसलमान पसंद करता था कि एक ऐसा आदमी है जो कह रहा है कि मंदिर बने, भारत माँ का मंदिर न टूटे। का मतलब क्या था कि झगड़ा फसाद ना हो, दंगा ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो। जब तक अटल जी जिंदा रहे, इस तरह के नफरती चिंटू, ऐसे ये जो नमूने हैं, इसे टाइप के लोग नहीं थे, जबकि उसमें बहुत बड़ा राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। ऐसे लीडर कहाँ, उनकी नकल करके आप लीडर बनना चाहें तो, या जवाहरलाल की तो थोड़ी होगा। तो छोटी सी कहानी है कि सर 65 की बात है, जब चीन सिक्किम को कब्जाने की फिराक में था, तो चीन ने भारत को एक लेटर लिखा। इसमें भारतीय सैनिकों पर तिब्बत के चरवाहों की 800 भेड़े और 59 यानी 59 याक चुराने का आरोप लगाया। अब भारत से वापस भी मांगा याक और उनको। तो इस पे अटल जी ने इस विरोध जताने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने नया तरीका निकाला था। उस वक्त अटल सिर्फ सांसद हुआ करते थे, तो वो दिल्ली में चीनी दूतावास में भेड़ों का झुंड लेकर चले गए। वहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब चीन भेड़ों और याक पर विश्व युद्ध शुरू करेगा।
तो भेड़ों को गले में, उनके जो अटल जी भेड़ लेके गए थे उनके गले में तख्ती लटकाई थी, उसमें लिखा था हमें खा लीजिए लेकिन दुनिया को बचा लीजिए। अटल जी की क्या बात। चीज थी, अटल जी जैसा व्यक्ति नहीं अरे वो मिलेगा। विद्वान आदमी थे, ऐसा नेता कम पैदा हो। तो देखिए कांग्रेस हुकूमत के बावजूद अटल जी की विद्वान होने का और बड़े लीडर और बहुत ही संवेदनशील होने का दर्द कांग्रेस समझती थी, और उनको जब भी हुआ यूएनओ में यूएनओ में भेजा जाता मामूली था। बात नहीं थी, पद वो से जानते थे कि भारत का पद कोई मजबूती से रख सकता है तो सिर्फ अटल जी बांग्लादेश ने। का जब बंटवारा हुआ था तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था उसी पार्लियामेंट में। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।